स्वागत आप सभी का। ये वक्त हुआ है महारो राजस्थान का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। जोधपुर से बड़ी खबर, वहां से शुरुआत करते हैं। स्कूल में हिजाब पहनकर कुछ छात्राएं पहुंची आज और शिक्षक ने स्कूल से बच्चों को लौटा दिया। ड्रेस कोड का हवाला देकर स्कूल में प्रवेश नहीं दिया। अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन का विरोध किया है। प्रशासन पर बच्चों से अभद्र भाषा का आरोप लगाया है। पीपाड़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संख्या 2 का यह मामला है। तो जोधपुर की यह बड़ी खबर, जहां पर स्कूल में हिजाब पहनकर कुछ छात्राएं पहुंची। शिक्षक ने स्कूल से बच्चों को लौटा दिया और ये कहा कि ड्रेस कोड नहीं है हिजाब और इसलिए वापस अपने घर जाइए। अभिभावकों का कहना है एक तरफ कि स्कूल प्रशासन की तरफ से बदसलूकी की गई है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। और वहीं चूरू में सरकारी टीचर का फ्रॉड सामने आया है। नगर परिषद आयुक्त को सीएस बनकर कॉल किया। पट्टा बनवाने के लिए व्हाट्सएप पर सुधांश पंत की डीपी लगा दी। सरकारी टीचर राकेश शेरावत के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आईपीसी की धारा 420, 419, 170 और आईटी एक्ट में केस दर्ज हुआ है। कोतवाली पुलिस ने आरोपी राकेश को गिरफ्तार किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया तो मामला सामने आया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरह से चूरू में सरकारी टीचर का फ्रॉड सामने आया है। नगर परिषद आयुक्त को सीएस बनकर कॉल किया। पट्टा बनवाने के लिए व्हाट्सएप पर सुधांश पंत की डीपी लगाई गई। सरकारी टीचर राकेश शेरावत के खिलाफ केस दर्ज किया। आईपीसी की धारा 420, 419, 170 और आईटी एक्ट में केस दर्ज हुआ। कोतवाली पुलिस ने आरोपी राकेश को गिरफ्तार किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया तो यह मामला सामने आया है। ये वही आरोपी टीचर जिन्होंने 420 की, जिन्होंने फर्जी सीएस बनकर पट्टों का काम करवाने के लिए नगर परिषद आयुक्त से बात की, लेकिन इस चालाकी में वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। उदयपुर के सूरजपोल थाना के हिस्ट्री शीटर भूपेंद्र रावल पर फायरिंग का खुलासा हुआ है और इसमें भूपालपुरा थाना पुलिस ने फायरिंग करने वाले मुखिया अभियुक्त और उसके भाई को गिरफ्तार किया है। भूपालपुरा थाना अधिकारी भरत योगी ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व बीएन कॉलेज के सामने सूरजपोल थाने के हिस्ट्री शीटर भूपेंद्र रावल पर आपसी रंजिश के चलते उसके चचेरे भाई विजयनाथ और उसके साथियों ने फायरिंग कर घायल कर दिया। इसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी विजयनाथ को अमरख जी महादेव की पहाड़ियों से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी विजयनाथ ने भागने का प्रयास किया तो उसका पैर टूट गया। पुलिस ने फायरिंग के आरोप में साजिश में शामिल विजयनाथ के भाई भारतनाथ को भी गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में एक अन्य आरोपी करणनाथ को पहले से ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। जो फायरिंग हुई थी विगत 9 तारीख को, उस संदर्भ में हमने एक मुलजिम जो करना था उसको तो 2 दिन पहले पकड़ा था, अरेस्ट किया था। इसके बाद कल जो मुख्य अभियुक्त है विजय रावल, जिसने ये पूरा जो फायरिंग कांड रचा था और इसने इसकी ही दुश्मनी थी, पारिवारिक जो भी दुश्मनी थी, तो इसको कल अरेस्ट किया है अंबेरी के पास अमरक जी की पहाड़ियों से। अगली खबर धौलपुर से है, जहां 2 परिवारों के बीच आपसी विवाद में एक 10 साल के बच्चे को गोली लग गई। हादसे के बाद उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां से उसे जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में रेफर किया। घटना धौलपुर जिले के सोने का गुर्जा थाना क्षेत्र की है, जहां 2 परिवारों के बीच आपसी लेन देन और गाय को लेकर विवाद हुआ था और इसी के चलते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। विवाद बढ़ा और गोलीबारी भी हुई, जिसमें 10 साल का मासूम घायल हो गया। हनुमानगढ़ जंक्शन शुक्रवार को किसानों और पुलिस के बीच हुई झड़प के बाद किसान मोर्चा ने प्रदर्शन किया। साथ ही किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग भी रखी है। वहीं डीएसपी हनुमानगढ़ के पैर में भी चोट आई थी। इस संबंध में संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि किसानों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वहीं मुकदमे वापस नहीं लिए जाने पर किसान बड़े स्तर पर आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। के और मजदूरों के, ड्राइवरों के सभी सवालों को लेकर पूरे देश में किसान मजदूरों का आंदोलन चल रहा है और इसी के अंतर्गत कल पूरे भारत के अंदर किसानों द्वारा, मजदूरों, व्यापारियों द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था, ग्रामीण बंद का आह्वान किया गया था। बाड़मेर से खबर, जहां सरकारी स्कूल परिसर में एक युवक ने पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। वहां से गुजर रहे लोगों ने
एक शख्स को जब लटके हुए देखा तो ग्रामीणों और पुलिस को इसकी सूचना दी। घटना बाड़मेर ग्रामीण थाने के मारूडी गांव की है। पुलिस ने युवक के शव को मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखवा दिया है। परिजनों ने बताया है कि युवक बीते कुछ दिनों से तनाव में था। सुसाइड से पहले व्हाट्सएप पर उदासी भरे गाने भी लगाए थे। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल सुसाइड के कारणों का पता नहीं चल पाया है। तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे के आसपास थाने पे सूचना मिली कि मारूडी गांव में सरकारी स्कूल की 4 दीवारी के अंदर एक लड़के ने पेड़ के ऊपर फांसी से आत्महत्या कर ली है। जिस पर मौके पे गए परिजन वहाँ मौके पे मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में उस युवक को पेड़ से नीचे उतार कर हॉस्पिटल लाए, जहाँ डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया। उनकी बॉडी मोर्चरी में रखी हुई थी। अभी परिजन मौजूद है, रिपोर्ट दी है, पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। मेघराज सिंह शेखावत ग्रुप पर ईडी ने छापे की कार्रवाई की है। छापे में ईडी ने 37 लाख की नकदी जब्त की है। बड़ी संख्या में लैपटॉप, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त किए हैं। माइनिंग घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने जांच की है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। मेघराज सिंह शेखावत ग्रुप से जुड़े लोगों से ईडी पूछताछ भी करेगी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जयपुर से। शेखावत ग्रुप पर, मेघराज सिंह शेखावत ग्रुप पर ईडी का छापा पड़ा है और इस छापे की कार्रवाई में ईडी ने 37 लाख की नकदी को जब्त किया है और बड़ी संख्या में लैपटॉप, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए हैं। माइनिंग घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने यह जांच की है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। मेघराज सिंह शेखावत ग्रुप से जुड़े लोगों से ईडी पूछताछ करेगी। राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, अनियमितताओं को लेकर, काले धन को सफेद करने को लेकर ये कार्रवाई अभी तक और क्या कुछ मिला 37 लाख नकदी के अलावा? बिल्कुल, देखिए रमन जी, जिस तरीके से ईडी ने कार्रवाई की है, चूंकि माइनिंग घोटाले की बड़ी शिकायतें ईडी को मिली थी, तो ईडी ने प्राइमा फेसी जो इन्वेस्टिगेशन की थी उसमें काफी अहम दस्तावेज पहले जुटा लिए थे। लेकिन अभी सर्च ऑपरेशन में बहुत अहम डॉक्यूमेंट मिले, जिसमें खासतौर पर कंप्यूटर, लैपटॉप, हार्ड डिस्क और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज मिली हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर माइनिंग घोटाले से जुड़े सबूत बताए जा रहे हैं। चूंकि ईडी ने इनको जब्त कर लिया है और इनकी जांच की जाएगी। राजस्थान में माइनिंग घोटाले की जांच ईडी लंबे समय से कर रही है। मेघराज सिंह शेखावत और इससे जुड़े ग्रुप के लोगों पर प्रदेश भर में छापे की कार्रवाई की थी। चूंकि बजरी का एक बहुत बड़ा कारोबार, खान माइनिंग का एक बहुत बड़ा कारोबार मेघराज सिंह शेखावत ग्रुप के पास में है और उसमें जिस तरीके से अनियमितताएं की गई हैं, उसमें चाहे जो विभागीय अधिकारी शामिल पाए गए हों और दूसरे जो माइनिंग से जुड़े लोग हैं, इन तमाम के ठिकानों पर भी ईडी अभी छापे की कार्रवाई और कर सकती है। क्योंकि जो दस्तावेज मिले हैं, इनके बारे में मेघराज सिंह शेखावत और उनके ग्रुप से जुड़े लोगों से पूछताछ होगी। साथ ही जिन अधिकारियों के यहाँ ये जो माइनिंग घोटाला हुआ है, उनसे भी ईडी पूछताछ कर सकती है। जी राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत हो चुकी है। खुद पीएम मोदी ने दीप जलाकर अधिवेशन की शुरुआत की। इसके पहले पीएम मोदी जब अधिवेशन में शामिल होने पहुंचे तो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शॉल पहनाकर मोदी का स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी ने विकास यात्रा पर लगी प्रदर्शनी को देखा। राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी के देश भर से 11,500 से ज्यादा पदाधिकारी जुटेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक में लोकसभा चुनाव में जीत के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। साथ ही बीते 10 सालों की सत्ता के दौरान लिए गए पार्टी के बड़े और निर्णायक फैसलों पर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया जाएगा। पहले ये मीटिंग हो रही है, बैठक हो रही है, आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले ये मीटिंग हो रही है। तो दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन की ये शुरुआत हो चुकी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीप जलाकर अधिवेशन की शुरुआत की है। इसके पहले पीएम मोदी जब अधिवेशन में शामिल होने पहुंचे तो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शॉल पहनाकर मोदी का स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी ने विकास यात्रा पर
लगी प्रदर्शनी को देखा। राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी के देश भर से 11,500 से ज्यादा पदाधिकारी जुटेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक में लोकसभा चुनाव में जीत के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। साथ ही बीते 10 साल की सत्ता के दौरान लिए गए पार्टी के बड़े और निर्णायक फैसलों पर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया जाएगा। 4 तस्वीरें आपके सामने। राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने के लिए पहुंचे। पीएम का स्वागत किया गया। भारत मंडपम में डांस किया गया। संस्कृति की झलक वहां पर पेश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया, प्रदर्शनी को भी वहां पर देखा। और इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी दिल्ली के दौरे पर ही हैं, जहां वो बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होंगे। वहीं इससे पहले वो दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों समेत नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। सीएम ने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, प्रहलाद जोशी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। इसके साथ ही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से भी उन्होंने मुलाकात की। लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में बीजेपी ने प्लान बनाया है। कांग्रेस के बड़े वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी है। असंतुष्ट नेताओं पर बीजेपी आलाकमान की पैनी नजर है। आलाकमान की बेरुखी और नेतृत्व क्षमता समस्या बन रही है। महेंद्रजीत मालवीय के साथ दूसरे नेताओं पर भी नजर है। मजबूत जनाधार, अच्छी छवि वाले नेता पलायन कर सकते हैं, पार्टी छोड़ सकते हैं। 1 साल से मिशन 25 को पूरा करने में बीजेपी जुटी हुई है। तो बड़ी खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। राजस्थान में बीजेपी ने एक प्लान तैयार किया है। कांग्रेस के बड़े वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश और तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। असंतुष्ट नेताओं पर बीजेपी आलाकमान की पैनी नजर है। आलाकमान की बेरुखी और नेतृत्व क्षमता समस्या बन रही है। वहीं महेंद्रजीत मालवीय के साथ दूसरे नेताओं पर भी नजर है बीजेपी की, ऐसा माना जा रहा है। मजबूत जनाधार, अच्छी छवि वाले नेता कांग्रेस से पलायन कर सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। 1 साल से मिशन 25 को पूरा करने में बीजेपी जुटी हुई है और इसी प्लान के तहत काम कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले महेंद्रजीत सिंह मालवीय की भाजपा में जाने की अटकलों से कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। एक तरफ कांग्रेस जहां अपना आदिवासी वोट बैंक इस इलाके में खो सकती है, वहीं भाजपा ऑपरेशन को अपने राजस्थान की शुरुआत मान सकती है। चूंकि राजस्थान में आगामी लोकसभा में भाजपा द्वारा मिशन 25 को पूरा करने के लिए चारों तरफ अपनी गोटियां बिठा रखी हैं। बात हाड़ौती संभाग की करें, शेखावटी संभाग की बात करें या पूर्वी राजस्थान की, तमाम तरह केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरीके से कांग्रेस की आंतरिक कलह का लाभ उठाना चाहता है और मिशन 25 को पूरा करने के लिए कांग्रेस के ऐसे नेता जिनके पास जनाधार है, चूंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट बैंक भाजपा के बराबर रहा, इसलिए भाजपा इस वोट बैंक के अंतर को पाट करके मिशन 25 को पूरा करने की भरपूर कोशिश में जुटी है। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता विंग कमांडर अनुमा आचार्य आज उदयपुर आई, जहां वो एक होटल में मीडिया से मुखातिब हुई। इस दौरान उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 10 साल में देश में अगर कुछ हुआ है तो महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं, सुनाएंगे आपको आगे। लेकिन जो उन्होंने बताया है वो हमने आपको जानकारी दी कि केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला और कहा कि महंगाई और भ्रष्टाचार इस दौरान लगातार बढ़े हैं। यह बात उन्होंने अपने बयान में कही। पूर्व डीजीपी और बीजेपी नेता सांगाराम जांगिड़ ने जैसलमेर और बाड़मेर लोकसभा सीट से दावेदारी पेश की है। सांगाराम जांगिड़ तमिलनाडु से डीजीपी रह चुके हैं। वो रिटायरमेंट के बाद भाजपा संगठन में लंबे समय से एक्टिव हैं। सांगाराम जांगिड़ का कहना है कि अगर पार्टी टिकट देती है तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। सेवा कर रहे हैं, अगर पार्टी ने उचित समझा और हमको अगर टिकट दी तो जरूर मैं एमपी का इलेक्शन लड़ूंगा, नहीं तो पार्टी जैसा पार्टी का निर्णय होगा पार्टी के साथ रहेंगे।
बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। एवरेज एक दिन मेरे को एवरेज 700 से 800 किलोमीटर की ट्रैवल करनी पड़ती है रोज की। आज भारतीय वायुसेना का दमखम दिखने वाला है। पोखरण फायरिंग फील्ड रेंज में आज वायुसेना का वायु शक्ति 2024 एक्सरसाइज होनी है, जिसमें 100 से ज्यादा फाइटर समेत शामिल होंगे और अपने शौर्य का पराक्रम देंगे। तो आज भारतीय वायुसेना का दमखम दिखने वाला है। पोखरण फायरिंग फील्ड रेंज में आज वायुसेना का वायु शक्ति 2024 एक्सरसाइज होनी है, जिसमें 100 से ज्यादा फाइटर समेत शामिल होंगे और अपने शौर्य का पराक्रम देंगे। अजमेर पुलिस ने एक नाबालिग रेप मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि आरोपी युवक ने रेप की इस वारदात को अपने जीजा के घर अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी बच्ची 7वीं क्लास में पढ़ती है और 14 साल की है, जिसे हर्षित खैर नाम का लड़का बहला फुसलाकर दोस्ती करने के बाद घूमने ले गया और अपने जीजा के घर ले जाकर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने इस मामले में पीड़िता के बयान के आधार पर अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। खैर है जो सुभाष नगर रहने वाला है, जिसने नाबालिग बच्चे के साथ रेप किया है, इसको आज न्यायालय में पेश किया जाएगा और अभी स्वास्थ्य परीक्षण मेडिकल करवाने के लिए जेल ले जाएगा। पीड़िता की शादी थी? हाँ, पीड़िता की शिकायत थी, बच्चे के साथ, नाबालिग बच्चे के साथ रेप किया। कब की? ये 14 तारीख की। अलवर के मसारी गांव में 20 महीने के मासूम बच्चे को मदद की दरकार है। मासूम हृदयांश शर्मा स्पाइनल मस्कल एटॉफी की बीमारी से जूझ रहा है। बीमारी के इलाज के लिए 17.5 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगाया जाना है, जिसे लेकर परिजनों ने सरकार और आमजन से मदद की गुहार लगाई है। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण परिवार इतना बड़ा खर्च उठाने में सक्षम नहीं है। दरअसल डॉक्टरों के अनुसार अगर 4 महीने में मासूम को इंजेक्शन नहीं लगता है तो ये पूरा इन्फेक्शन मासूम के शरीर में फैल जाएगा, जिसे लेकर उन्होंने राज्य सरकार को आर्थिक मदद के लिए पत्र लिखा है। आपको बता दें कि पीड़ित बच्चे के पिता प्रदेश सरकार में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। ऐसे में इतने बड़े खर्च को लेकर पूरे परिवार की नींद उड़ी हुई है। जो मित्र हैं उनके पोते हृदयांश के आनुवांशिक बीमारी होने के कारण उनका जो बीमारी है उसमें 17-18 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, जो वो बहन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो एक जमींदार आदमी है, गरीब परिवार से हैं। इसलिए मैं सभी ग्रामवासी देशवासियों एवं राज्य सरकार व केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि वो इसकी ज्यादा से ज्यादा तादाद में मदद करें, जिससे उसकी बीमारी का इलाज हो सके। जो कि 20 महीने का है, जिसको एक SAM बीमारी है, इसके इलाज का खर्चा डॉक्टर ने 17.5 करोड़ रुपया को बताया है और मैं जमींदार आदमी, मैं पूरी जमीन जायदाद बेच दूं तो भी ये संभव नहीं है। इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार और समस्त समाजों से अपील करता हूं कि मेरी हेल्प करें। राजसमंद के उसर गांव में सुबह गांव की पहाड़ी पर एक भालू टहलता हुआ नजर आया। ग्रामीणों ने भालू का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया। वहीं भालू को देखकर ग्रामीणों में डर का माहौल भी है। गांव वालों ने वन विभाग के कर्मचारियों को इस बात की सूचना दी है। वहीं भालू की सूचना पर कई लोग भी अपने मकान की छतों पर पहुंचे। ग्रामीणों के शोर मचाने पर भालू ओझल हो गया। जैसलमेर के डिलासर गांव के पास एक जंगली जानवर का तांडव देखने को मिला। हालांकि यह जंगली जानवर कौन सा है यह पता नहीं चल पाया है। जंगली जानवर ने पशु बाड़े पर हमला बोला, जिसमें 40 भेड़ों की मौत हो गई। एक किसान के पशु बाड़े पर जंगली जानवर ने हमला किया। हमले में 40 भेड़ों की जान चली गई। सुबह पशु बाड़े में मृत भेड़ देखकर पशुपालक ने तत्काल प्रशासन और वन विभाग को सूचना दी। अज्ञात जंगली जानवर को लेकर पशुपालकों और बाकी लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। वहीं किसान ने मुआवजे की मांग की है। डिलासर गांव के पास में ही है हमारा खेत, इसमें रह रहे हैं और हमारे इस बाड़े के अंदर भेड़े थी 40, जो कोई अज्ञात जानवर घुस गया अंदर और सभी भेड़ों को मार दिया, जिसके अंदर कई भेड़ों की तो खाल ही बसी है
और कई बड़े ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने और युवाओं को खेलों के लिए प्रोत्साहित करने की पीएम की पहल पर जयपुर में महिला रग्बी फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हो गई है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और राजस्थान रग्बी एसोसिएशन के संयुक्त प्रयास से 2 दिवसीय प्रतियोगिता का आगाज हुआ। प्रदेश के सभी जिलों से महिला रग्बी खिलाड़ी प्रतियोगिता में शिरकत कर रही हैं। एसोसिएशन का कहना है कि फुटबॉल के बाद रग्बी दुनिया का सबसे ज्यादा खेला जाने वाला खेल है। वहीं राजस्थान के खिलाड़ियों ने 3 सालों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विशेष मुकाम हासिल किया है। योजना लेके आए बच्चों के लिए खेलो इंडिया। नरेंद्र मोदी जी का एक संकल्प कि राजस्थान के देश के बच्चे तैयार हों और स्पोर्ट्स के प्रति उनकी अवेयरनेस ज़्यादा बढ़े, उसके लिए बड़ी प्राइज़ रखना, बच्चों के अंदर प्रोत्साहन देना और सबसे बड़ी बात पूरे कार्यक्रम को इस प्रकार से आयोजित करना कि बच्चों में एक स्वाभिमान भी डेवलप हो, खेल के प्रति रुचि भी आए। इस भावना के साथ नरेंद्र मोदी जी ने अभियान चालू किया है और मैं बधाई देना चाहूँगा रग्बी के सब बच्चों को। क्या शुरुआत इस कार्यक्रम की जो हो रही है रग्बी से हो रही है। राजस्थान में रग्बी पिछले 3-4 सालों में बहुत बड़े तेज़ी से उभरता हुआ गेम है। पूरे विश्व में ये दूसरा गेम है जिसको बहुत बड़ी मान्यता पूरे विश्व में। दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध पिंक सिटी हमेशा से पर्यटकों की पसंद रही और इस शहर की कला, हेरिटेज, साहित्य को देखने टूरिस्ट जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और 7 समंदर पार से आते हैं। वहीं विदेशी सैलानियों के लिए जयपुर में कमाल के टूरिस्ट गाइड इन सैलानियों को पराए देश में अपनेपन का एहसास कराते हैं। गाइड सैलानियों से उन्हीं की भाषा में बातचीत करते हैं। कमाल की बात तो यह है कि यहाँ हर गाइड को 3 से 4 भाषाएं आती हैं, जिसमें वो पर्यटकों को उन्हीं की भाषा में गाइड करते हैं। आपको बता दें कि गुलाबी नगरी में हर भाषा के जानकार गाइड मौजूद हैं। ऐसे में सैलानी चाहे इटली, स्पेन, जर्मन, रशियन, अरेबिक, फ्रेंच, कोई भी भाषा हो, ये गाइड उनकी मातृभाषा में उन्हें यहाँ की हेरिटेज, कला और संस्कृति से रूबरू कराते हैं। प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी में इन दिनों सरसों की बम्पर आवक है। वहीं आवक बढ़ने से मंडी प्रशासन को व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। साथ ही मंडी के सरसों के अच्छे भाव मिलने से किसानों के चेहरे पर भी मुस्कान है। मंडी सचिव का कहना है कि रबी की फसल में अजवाइन, मेथी, चना और अलसी के साथ सरसों की आवक भी बढ़ी है। मंडी में रोजाना 2,500 से 3,000 बोरी सरसों की आवक है। सरसों का भाव 4500 से 5,000 रुपये क्विंटल चल रहा है। किसानों का कहना है कि आने वाले दिनों में सरसों की आवक की यही स्थिति बनी रहने की संभावना है। हार्वेस्टिंग चल रही है, किसान सीधा हार्वेस्टिंग करके माल को मंडी में लेके आ रहा है। भावों में तेजी होने की वजह से ज़्यादा आवक हो रही है। अभी वर्तमान में बम्पर आवक है, 2,500 से 3,000 बोरी पर डे आ रही है और भाव भी अच्छे हैं। 4,800 से 5,000 रुपये तक के भाव चल रहे हैं। इससे किसानों को बेचने में रुचि ले रहे हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आवक हो रही है और किसानों को अच्छा भाव मिल रहा है। किसान खुश है। मंडी कर्मचारियों को निर्देश दिए कि सारी व्यवस्था सुनिश्चित करें, किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो। किसान और इसी खबर के साथ फिलहाल बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।